अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ और या मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम का जो बिल था वो पेश किया गया था गुज़िश्ता रोज़ और आज वो बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। इस बिल के कुछ अहम निकात आपके सामने रख देते हैं। इस बिल की रूह से अज़खुद नोटिस का फ़ैसला चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल एक कमेटी करेगी। साथ ही अज़खुद नोटिस के ख़िलाफ़ अपील का हक़ भी दे दिया गया है और 30 दिन में ये अपील दायर हो सकेगी, जबकि अपील का केस 14 दिन के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अच्छा हुर्रिया साहब, अब बात ये हो रही है कि जी रिफॉर्म्स करनी चाहिए, बहस ज़रूर करनी चाहिए, मगर जो टाइमिंग है इस बिल को मंजूर करने की, जिन फुर्तियों के साथ इस बिल को मंजूर किया गया है, उस पर एक सवालिया निशान लग रहा है। तरीक़ाकार देख रहे हैं ठीक है या कोई इसके अंदर मैलिफाइड इंटेंशन नज़र आती है? पहले मैं आपके इंट्रो कमेंट कर दूँ। आपने कहा है तरमीम उस वक्त होती है जब कोई एक्ट या कोई लॉ मौजूद हो। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई लॉ मौजूद नहीं था किसी तौर पर। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हुए 1980 के, उसके अंदर थोड़े बहुत उन्होंने अमेंडमेंट की हुई है। ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये आदलिया की बुनियादी तौर पर आज़ादी के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। अच्छा। मैं आइन खोल के 2 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ और मुझे लगता यह है कि ये 2-1 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट इसको खुद स्ट्राइक डाउन करके भेज देगी। आर्टिकल 191 ये कहता है, subject to the constitution and law, the Supreme Court may make rules regarding the practice and procedure of the court। कौन बनाएगी? सुप्रीम कोर्ट। मकन्ना ये नहीं बनाएगी, अपना क्या कहते हैं जिसको कहते हैं आप अदलिया, जो अपना पार्लियामेंट नहीं बनाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट को कह दिया गया है, सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। अच्छा। उसके बाद एक शेड्यूल 4 है हमारे इसका, वो है, उसके बारे में कहा जाता है कि आपकी जो लेजिस्लेटिव लिस्ट कौन सी है। पहले 2 लेजिस्लेटिव लिस्ट होती थी, एक कंकरेंट होती थी और एक 3 होती थी। एक कंकरेंट होती थी, एक फेडरल होती थी और तीसरी होती थी प्रोविंशियल लिस्ट। अच्छा। अब वो कंकरेंट लिस्ट जो है 18th अमेंडमेंट के बाद उन्होंने खत्म कर दी है। अब इसके अंदर शेड्यूल 4 के अंदर उन्होंने एक ही लेजिस्लेटिव लिस्ट दे दी है। ठीक है। इसका 55 कहता है, जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ ऑल कोर्ट्स, यानी आप कानून बना सकते हैं तमाम कोर्ट के बारे में, एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। विद रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर मैटर्स इन द लिस्ट एंड। अच्छा। यानी आप इस 54 में सुप्रीम कोर्ट को इससे बाहर निकाल दिया गया। अब हमला कहते जी बहुत अरसे से ये चीज चल रही थी कि लॉयर्स कह रहे थे कि ये काम होना चाहिए। लॉयर्स कहते थे, बिल्कुल कहते थे कि जी एक आदमी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। सर, कल जजेस ने कह दिया ना इख्तिलाफी नोट में, उन्होंने भी कह दिया। नहीं, और कुछ जज कहते थे, कुछ नहीं कहते थे। बार और बेंच के अंदर 2 बहुत बड़े तजादात हैं। बार ये कहती थी कि आप एक चीफ जस्टिस जो बनता है उसको अपने इख्तियारात के तहत ये बनाने की जरूरत नहीं है, 1, 2, 3 लोगों का आपको बना लें। ठीक। अब जिस कहते हैं प्रूडेंस जो है वो, अब इसमें उन्होंने 3 किया है, और क्या मतलब है कि उसके 3 जो है वो बायस नहीं होंगे। हाँ। या 3 आपस में नहीं मिल जाएंगे। फिर इसको कहेंगे जी 17 का 17 कर लो। फिर कहेंगे जी सारे के सारे हाईकोर्ट के जजेस सारे इकट्ठे कर लो। हाँ। ये उनका मुतालबा था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करे। अच्छा। असेंबली नहीं। अच्छा, ठीक है। आइन असेंबली को इख्तियार नहीं देता कि वो सुप्रीम कोर्ट की इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ मेकिंग रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करे। अमेंडमेंट वहां होते हैं जहां रूल्स में लॉ मौजूद हो। आपका लॉ मौजूद नहीं था, रूल्स था 1980 का। रूल किसने बनाया था? सुप्रीम कोर्ट ने। रूल का अमेंडमेंट कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। ये आप एक लॉ बना सकते हैं। देखिए 3 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 होता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अम्ब्रेला गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। उसके बाद बनता है लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा। क्योंकि लॉ इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता कि 55 ये कहता है कि आप लॉ बना नहीं सकते हो, आपका इख्तियार नहीं है। आप हाई कोर्ट के बारे में बना सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बना सकते? उसकी एक बुनियादी वजह है। अच्छा, क्या? तमाम जितने भी अदालतें हैं वो रूल कोर्ट ऑफ लॉ हैं। ठीक है। यानी जो आइन लॉ में लिखा हुआ है उसके मुताबिक जो है वो उन्होंने फैसला करना है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस है। 187 कहता है कि अगर लॉ मौजूद नहीं है और जस्टिस आपको देना पड़ जाए तो सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस के तौर पे अल्टीमेट जस्टिस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। जब अल्टीमेट जस्टिस हो जाए तो ऐसी अदालत को कानून के मतहत नहीं किया जा सकता, वो खुद अपने रूल्स बनाए तो बनाए। ठीक है। हिलाली साहब, अब अदलिया की आज़ादी में ये मुदाखलत है, ये ओपिनियन भी प्रिवेल कर रही है इस वक्त, तो आपको लगता है कि इस पर, इस स्टांस को लेकर अदलिया इस मामले को टेकअप कर सकती है और अदलिया की आज़ादी वाला फैक्टर कितना जस्टिफाइड है, कितना दमखम है इसमें?
देखिए, मैं अग्री नहीं करता। मैं नहीं समझता कि कोई अदालत है दुनिया में जो फेयर प्रैक्टिस और फेयर प्रोसीजर्स का शिकार का उस पे लाजमी नहीं है। नो कोर्ट। ये क्या कोर्ट है कि आप कहते हैं कि एक जज फैसला करेगा और उसके खिलाफ, उसके डिसीजन के खिलाफ अपील नहीं है? क्यों भाई? ठीक है। आप कह रहे हैं कि सुओ मोटो डिसाइड करना एक ही जज करेगा सुप्रीम कोर्ट का और कोई नहीं। क्यों? आप कहते हैं कि डिसीजन जो होगा उस सुओ मोटो केस में एक ही आदमी करेगा और कोई नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजरल रूल्स को एक ही आदमी करेगा, नेमली चीफ जस्टिस, और कोई जज नहीं। व्हाई? ये आप क्यों कह रहे हैं? क्या दूसरे जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो 2 और 10 और 20 दिन बाद बनने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस, वो गलत है? वो फैसला नहीं ले सकते? हर एप्लीकेंट का हक बनता है फेयर प्रोसीजर्स। ये 200 साल से चल रहा है। आप अग्री कर रहे हैं इस बिल से, जो बिल प्रपोज किया गया उससे आप अग्री कर रहे हैं? मसला ये नहीं है। नहीं अग्री करता। नहीं, मैं अग्री इसलिए साहब, मसला ये है कि ये रूल्स एंड प्रोसीजर जो है एक जज ने नहीं बनाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हुए हैं। मसला ये नहीं है। मसला ये है कि क्या पार्लियामेंट आइन के तहत बना सकते हैं कि नहीं बना सकती। मुतालबा ये है कि बनने चाहिए, लेकिन बनाएगी सुप्रीम कोर्ट खुद। वो खुद कहेगी कि ये 3 जजों के मामले के अंदर आप लेके आए। उसने बार एंड बेंच का मसला है। आइन एक पाबंदी लगाता है, सुप्रीम कोर्ट को बार करता है, या तो आइन में अमेंडमेंट लेके आओ और कहो जी आइन ये फैसला करता है। ये लीगल बहस है बुनियादी तौर पे। कल जो उन्होंने बनाया है वेरी राइट। हाँ जी जी, एक आप प्रिंसिपल बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ। मैं आपसे आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर तो फिर मेरा सवाल बनता यह है कि 12 और 20 साल से सुप्रीम कोर्ट जो खुद कर सकता था इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, वो क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, मैं मानता हूं आपकी मैं जवाब बात। लेजिस्लेशन नहीं करते, क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया, परवाह नहीं था, मगर अब इसलिए कर रहे हैं कि वो, ये मैं अग्री करता हूं। कंक्लूजन ये है कि ये सब चेंजेस इस वक्त आ रहे हैं कि ये चेंजेस को वो इस्तेमाल करना चाहते हैं टू डिले इलेक्शंस। ये चेंजेस आर बदनीयती, हाँ, बदनीयती इसमें नजर आ रही है। हाँ, ये चेंजेस की जरूरत है, बिल्कुल है। आप बदनीति की बात बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जगह। मैं सिर्फ श्योरली आपसे बात कर रहा हूँ। असल मसला पता है क्या है? असल मसला यह है कि इस इशू को इतना बड़ा इसलिए बना दिया गया है कि सुओ मोटो का फैसला चीफ जस्टिस नहीं करता। वो इस बात का फैसला करता है कि कौन सा इशू सुओ मोटो में लिया जा सकता है और कौन सा नहीं लिया जा। इसके ऊपर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पूरे बेंच को फैसला करना चाहिए। हाँ। सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, करना चाहिए। अब अक्सर ये होता है कि 2 शराब की बोतलों के भी सुओ मोटो लिया है। वो क्या नाम थी मोहतरमा, वो अतीका उड्डो के, उसका भी सुओ मोटो ले लिया गया। फिर उसके बाद आपने आटे के भी ले लिया। ये टेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल पे करता है। मैं आपको एक बात बताऊं, 1804 एक चीफ जस्टिस था, जस्टिस मार्शल। उसका एक केस था मरबरी वर्सेस मैडिसन। अच्छा, उसका बड़ा मशहूर केस है। उसने स्ट्राइक डाउन कर दी कांग्रेस की एक रूलिंग और उसने कहा कि हमारी जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं इस काबिल नहीं हैं कि उनको बेलगाम छोड़ा जाए, इसलिए हम जो जुडिशियल ओवरसाइट करते हैं। और उस बंदे का फैसला पूरी दुनिया में जुडिशियल ओवरसाइट के तौर पे पहचाना जाता रहा है। आप देखें थे, हम जब तक उसमें से 3 तरीके से जज आया करते थे। नंबर 1 होता था वो सेशन जज, जो कि आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते करते ऊपर आ जाते थे। फिर सिविल सर्विस से वो लोग होते थे जो डिप्टी कमिश्नर होते थे, उनको ऑप्शन दी जाती थी। अब देखिए उनमें से कौन कौन जज आया है। जस्टिस कियानी उसमें से आए हैं, उसमें से जस्टिस हलीम आए हैं, उसमें से हमूद रहमान आए हैं, जस्टिस कॉर्नेलियस आए हैं। ठीक, फिर उन्होंने कहा एक कोटा था कोटा वकीलों का।
इन्होंने क्या किया, क्यों हम आज सुप्रीम कोर्ट पे खराब मसला, इन्होंने तमाम अपने अपने चैम्बर के वकीलों को अंदर भर्ती करना शुरू किया। वो वकील को जज आया उसने भर्ती कर दिया, नून लीग आई उसने कर दी, पीपल पार्टी आई उसने। वरना दुनिया में जब भी कोई मसला होता है, एल गौर का इलेक्शन भी हो और उसका बुश का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल हो जाता है। हम अब तक लड़ रहे हैं। अच्छा, असल मसला ये है। अच्छा हिलाली साहब, मैं ये सवाल एक यहाँ पर पुट इन करना चाह रही हूँ। हमने इंटेंशन की तो चले हमने बात कर ली कि किस इंटेंशन से ये बिल लेकर आए वो, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या, इससे जो उरिया साहब ने कहा कि जिस तरह से इदारों पर जो शफाफियत यकीनी बनाने पर जो इबाम पैदा हो गया था, जो साख मुतासिर हो रही थी, क्या इस तरमीमी बिल से वो रिस्टोर करने में मदद मिलेगी? क्या जो अगले आने वाले सोमोटो होंगे उस पर कुछ एतबार बढ़ेगा, आवाम का भी और जो हुकूमती स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी? पहले बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को हक है लेजिस्लेशन को रिव्यू करना। ये नहीं हो सकता है कि आप लेजिस्लेशन बनाएं विद अ फाउल पर्पस, आप लेजिस्लेट करें विद ऑल रॉन्ग पर्पसेस और वो चैलेंज हो सुप्रीम कोर्ट में, और कोर्ट कह दे नहीं नहीं हम कुछ नहीं कह सकते हैं इसलिए कि ये लेजिस्लेशन जो है, द जुडिशरी कैन नॉट रिव्यू लेजिस्लेशन। ऑफ कोर्स इट कैन, बल्कि उनका हक है, उनका जरूरी है कि वो करें। नॉट ओनली दैट, मैं तो कहता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन बाय पार्लियामेंट वो भी रिन्यू होना चाहिए। कोई चीज ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट ऑफ अपील नहीं है। क्यों हो राइट ऑफ अपील नहीं, कैसे नहीं हो कि हम अनफेयर प्रैक्टिसेस चाहिए? नो, मगर मैं आपको बताता हूं ये करेंगे क्या, ये कॉम्प्लिकेट करेंगे। ये मिसाल के तौर पे बेंचेस जो अपॉइंट हो रहे हैं, एक जज कर रहा है, चलो ठीक है आप 2-3 जजेस को बना दें, बिठा दें सीनियर मोस्ट जजेस, वो बेंच को सिलेक्ट करेंगे, ओके नो हार्म, बल्कि इट विल मेक फॉर अ फेयर प्रोसेस, वेरी गुड। मगर अगर आप हर चीज को हर वक्त चैलेंज करें, हर वक्त उसको इस तरीके से इस्तेमाल करें कि उसका मकसद एंड पर्पस इज थ्वार्टेड एंड डिफीटेड, और इज ओनली सो दैट आपके एक नेफेरियस जो 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 गोल है विच इज डिले इलेक्शंस, उसके पीछे आप लगे हों तो फिर वो परवर्स हो जाता है ना, वो फिर मालाफाइडे हो जाता है, फिर वो चल नहीं सकता है। ये होने लगा है, आप देखेंगे डिले 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 और फिर नो जस्टिस। क्योंकि इस तरह की तरमीम का एक मकसद नजर आ रहा है। ये बिल्कुल बात ठीक है लाली साहब आपकी कि इलेक्शन डिले किए जाएं। अच्छा उरिया साहब, अदलिया की आज़ादी की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो इस पर जो हुकूमती कुछ वकला हैं उनकी साइड से ये बयान आ रहा है कि जी अगर तो जो 3 रुकनी कमेटी बनाने का कहा गया है इस बिल के अंदर, 3 जजेस जो बैठेंगे, एक चीफ जस्टिस होंगे, 2 सीनियर जजेस, वो कह रहे हैं कि जी ये तो अदलिया के अंदर से ही बेंच बनेगा ना, या तो अगर कमेटी के अंदर कोई वज़ीर दाखिला होते, वज़ीर कानून होते, वो बैठ के डिसाइड कर रहे होते कि सोमोटो किसने लेना है, तब तो हम कह सकते थे कि जी अदलिया की आज़ादी सल्ब हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि जी ये तो अदलिया को डेमोक्रेटाइज करने के इक़दाम हैं। देखिए पहली बात तो ये है ना कि इसको बनाने का इख्तियार किसको है। आइन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ खुद बना सकते हैं अपने रूल्स, सही, और कोई अपने रूल्स नहीं बना सकता, सुप्रीम कोर्ट बनाती है। अब देखिए हम 3 तरह की लेजिस्लेशन में बताया ना, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होती है, एक रूल्स होते हैं, सही, रूल्स बनाते हैं महकमे, दुनिया पूरी में, पाकिस्तान में भी रूल्स महकमे बनाते हैं, कोई पार्लियामेंट नहीं बनाती। आइन जाता है, आइन आ जाता है, आइन के तहत होती है एक लॉ। 1973 की जो सिविल सर्विस का लॉ है उसके तहत रूल्स जो है हर महकमे ने अपने बनाए हैं। सिविल सर्विस में डीएमजी ने अपने बनाए हैं, फॉरेन सर्विस ने अपने बनाए हैं। ये रूल्स पार्लियामेंट तक नहीं जाते, इसलिए कि फिर आप उसकी फंक्शन को इनहेरिट करते। अदलिया के बाकी तमाम रूल्स जो थे वो उनका आप इंटरफेयर कर सकते हैं, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट खुद बनाएगी। आपको 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को पास हुए कितने साल हो गए? 50 साल हो गए ना जी। आपको 50 साल बाद होश आ रहा है कि पार्लियामेंट इसके अंदर इंटरफेयर करेगी। आपने इस 50 साल के अरसे के अंदर इसी उसने कितने आमरों को 3-3 साल की जुरिस्डिक्शन दी, इसी पार्लियामेंट ने फिर उसको एंडोर्स किया। ज़ियाउल हक ने आइन में तरमीम की, पार्लियामेंट में 8th अमेंडमेंट करके कहा बिस्मिल्लाह इंडैमनिटी, आप हमारे जद्दे अमजद हैं।
उसके बाद मुशर्रफ ने 3 साल को उसको इसलिए कोर्ट ने दिया, आपने 17th अमेंडमेंट करके, किसने किया था? मैं तो नहीं किया था असेंबली में, ये सियासतदान बैठे हुए थे ना। बिल्कुल। असल मसला ये है कि बड़े बड़े नाम आते हैं। मैं आपको बताऊं, एक बंदा था जिसका इसका नाम था मौलवी तमीजुद्दीन। जब वो मौलवी तमीजुद्दीन जो था, उसकी असेंबली तोड़ी ना गुलाम मोहम्मद ने। हम बड़े इज्जतदार से नाम लेते हैं, बड़े कहते हैं जमहूरियत के बड़े चाचे थे। तो रेड सुलैरी को भेजा गुलाम मोहम्मद ने हुसैन शहीद सोहरवर्दी के पास। हुसैन शहीद सोहरवर्दी ज्यूरिच के अस्पताल में इलाज कर रहा था। उसने कहा ये असेंबली तो टूट जानी चाहिए थी, ये स्टेल होती हुई है, ये प्रोलॉन्ग्ड हो चुकी हुई है, इसको और उसके साथ तो महमूद अली कसूर के सारे। और हालत ये हुई थी, सिर्फ सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया था आज़ादाना। अच्छा। और उसके बाद जस्टिस मुनीर ने जो रस्म डाली है, जो पुल बनाया है इस तरह का, वो पुल आज तक चल रहा है। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। इस हवाले से 3-2 और 4-3 का जो फैसला है, उस पर जो इबाम है, उस पर आज अंदर भी बहस देखी गई है, जजेस के दरमियान भी, और भी कुछ अहम रिमार्क सामने आए हैं। अच्छा उरिया साहब, अब एक नया नुक्ता आज की समाअत में उठाया गया है जी। 4 जजेस का फैसला ही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट चीफ जस्टिस ने जारी ही नहीं किया, ये बताया गया जी बेंच की जानिब से। और जब फैसला ही नहीं था तो सदर ने इलेक्शन की तारीख क्यों दी है, इलेक्शन कमीशन ने कैसे इलेक्शन शेड्यूल जारी किया, ये अहम सवालात आज इस बेंच की जानिब से ही उठाए गए हैं। इसको किस तरह देखते हैं? हैरानकुन बात है कि जिन 2 जजेस ने ये सवालात उठाए हैं कि ये कैसे किया, उन्होंने उस वक्त ये सवाल उठाए हैं, फैसला उस वक्त जारी किया है 4 जब वो इशू उठाया है कि जब इस फैसले पर इम्प्लीमेंट हुए 20-25 दिन हो गए थे। ठीक है, ये कहते हैं वो देर के बाद जो मौका याद आया अपने मुंह पे मार लेना चाहिए, ये वाली कैफियत है। सच्ची बात यह है, आपको तफसीली फैसला उस दिन जारी कर देना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब 3 और 4 की बहस असेंबली में हुई है, तो उसी जस्टिस मंदोखेल साहब ने, हमारे साथ यूनिवर्सिटी में होते थे वहाँ पर, अच्छा। उन्होंने ये कहा कि ये हमारे अंदरूनी बहस है, तुम्हारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब ऑर्डर ऑफ द डे जारी करना होता है बेंच के सरबराह ने, और सीनियर मोस्ट जज, उसने ऑर्डर ऑफ द डे जारी किया। मैंने कल भी ये समझाया था कि 9 मेंबर्स का जज ये बेंच बना। इस 9 मेंबर्स के बेंच के ऊपर मरियम नवाज ने एक इतराज उठाया कि एक वो है एजाजुल हसन, जिसको उस वक्त उसने एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज बनाया था पनामा लेक्स के ऊपर, इसलिए वो हमारा दुश्मन है। दूसरा उन्होंने कहा मज़ाहिर अली नकवी जो है, उसकी एक टेप जो है वो उन्होंने जारी कर दी टेप। वो दोनों उन्होंने शरीफाना तरीके से अलहदा हो गए। उसके बाद क्या रह गया? 7 मेंबर बेंच। 7 मेंबर बेंच के अंदर उन्होंने कहा कि ये 2 ऐसे थे, एक नसरुल्लाह और एक और, जिन्होंने कहा कि हम जो हैं समझते हैं कि ये सुओ मोटो इसलिए नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट दोनों में ये केस चल रहे हैं। ठीक है, उनका फैसला आ गया, देख लें कि इम्प्लीमेंट होते हैं कि नहीं। पॉइंट ऑफ लॉ उन्होंने इस पर डिस्कशन की और उन्होंने लिखा अपने फैसले में कि अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस चाहे तो नया बेंच तख्लीक दे सकता है। इसके लिए उन्होंने फिर 5 लोगों का बेंच तख्लीक दिया। उन 5 लोगों ने, जजों ने ये फैसले सुना के, जो कल भी आपको मैंने कहा था कि लॉ का सवाल मेरा यहाँ पे ये कि इख्तिलाफ करने वालों को बेंच से क्यों हटाया गया? उनको इंक्लूड किया जा सकता है। उन्होंने खुद कहा ना कि हम नहीं करना, वो तो चॉइस दी ना कि हम करना चाहते हैं। खुद कहा कि नहीं, उन्हें अगर आप चाहें तो हम ये सुनना नहीं चाहते मुकदमा, क्योंकि हम समझते हैं कि 184(3) का नहीं बनता, ये हाई कोर्ट में चलने दो, चलता है। सही। उन्हें आप चाहते हैं तो नया बेंच तख्लीक कर लें, क्योंकि 184(3) जो है ये है इमरजेंसी जुरिस्डिक्शन। ठीक है, कि अब दुनिया पाकिस्तान की कोई कोर्ट जो है वो नहीं ले रही, तो हमें इमरजेंसी, जैसे रात को उन्होंने रात को असेंबलियां खोली, सुप्रीम खोली, क्यों खोली? इमरजेंसी थी ना। ठीक, इमरजेंसी के वक्त उन्होंने कहा, वरना तो मसला बिल्कुल और हो जाता। इमरजेंसी जुरिस्डिक्शन के ऊपर उनको 4-5 लोगों ने किया। अब वो 5 लोग फिर दोबारा सुन रहे हैं। या तो कहें हम नहीं सुनते, क्यों सुन रहे हैं? कहते हम नहीं सुनते। ठीक, क्यों सुन रहे हैं? इसलिए सुन रहे हैं कि वो समझते हैं कि हम इसके ऊपर बात करें, ये इंटरनल मैटर है, ये आज हल हो जाएगा या कल हल हो जाएगा, जब भी हो जाएगा। अब होना ये, अब मैं बताता हूँ आपका फैसला क्या आना है। फैसला आना है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। अच्छा। उसकी एक बुनियादी वजह है
कि जो कुछ भी था। सर इलेक्शन कमीशन तो कह रहे हैं ना, हमने तो जी कहा उनसे हुकूमत से हमें इलेक्शन फंड्स कमीशन दें, वो नहीं दे रहे। कल जो उन्होंने पूछे हैं ना, बड़े सवाल बड़े कमाल के पूछे। उन्होंने कहा अब ये मुझे बताइए कि आपने ये 18 अक्टूबर कैसे रखा, ठीक इसकी है। प्रूडेंस बताएं। अच्छा ठीक है। क्या 18 अक्टूबर को पाकिस्तान में अमन हो जाएगा? क्या 18 अक्टूबर को पाकिस्तान में तेल के कुएं निकल आएंगे? सोने का जखीरा दरियाफ्त हो जाए? आपने 18 अक्टूबर का 8 अक्टूबर कैसे कर दिया? हाँ। ठीक, इसका कोई जवाब नहीं था इलेक्शन कमीशन। ठीक है। फिर उन्होंने कहा जी फौज के बारे में आपने कहा कि वो नहीं, उन्होंने कहा फौज जो है वो तो हमारे साथ रहती है, वो इलेक्शन में ड्यूटी दे या वहां ड्यूटी दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उन्होंने कहा कि फाइनेंसिस के बारे में उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने किया क्या है, सारा कुछ डाल दिया इनके ऊपर। उनका फाइनेंसिस के ऊपर अगर आप 20 अरब भी डालते हो तो हमारी तनख्वाहें काट लो। यहां तक उन्होंने कहा हमारी तनख्वाह में से कटौती करो और पैसे कटे करो लोगों के। ये उन्होंने मजाक किया था कि बुनियादी तौर समझते थे कि पाकिस्तान में पैसे हैं, ना ही है तो डेफिसिट फाइनेंसिंग की जा सकती। असल मसला अब ये फंस गया हुआ है कि ये जो इन्होंने तारीख दी है, इस कौन दे सकता था सवाए आपने? इलेक्शन कमीशन आज कहता है हम तारीख नहीं दे सकते, या सदर देता है या गवर्नर गवर्नर ने दी। अब नई तारीख कौन देगा? गवर्नर। अगला बहस क्या हुई है कि शेड्यूल तब्दील कर सकते हैं लेकिन डेट तब्दील नहीं कर सकते। ये तो कल फैसला तो आ जाना है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जो इस वक्त नजर आ रहा है, बड़ा खौफनाक तरीके का फैसला आना है। और अगर ये इलेक्शन नहीं कराते तो फिर कंटेम्प्ट नहीं है, फिर आर्टिकल 6 की वाली सूरत बनेगी। ये वाली सूरत बहुत ट्रम्बल कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की आज इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट पड़ी गई। ये लॉ एंड ऑर्डर के तौर पे नहीं है, ये लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों के अंदर माशी हालात खराब हैं, लोग इस मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आनी चाहिए, इस मुल्क के अंदर कोई टूरिस्ट नहीं आना चाहिए। ओ अल्लाह के बंदो, तुम क्या पेश कर रहे हो पूरे दुनिया के सामने? इतनी शर्मिंदगी हुई है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को पढ़ के, ऐसे लगता है कि पाकिस्तान जो है सोमालिया से भी बड़ा मुल्क हो चुका हो। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है ये जो 4 दिन और 3-2 का पे जो बात चल रही है, तो अगर ये सवाल बरकरार रहता है तो इसको अगर एड्रेस नहीं किया गया, आगे जो फैसला इस पर आएगा वो कैसे एक्सेप्टेबल होगा हुकूमत के लिए या बाकी स्टेक होल्डर्स के लिए? आपको लगता है कि अब इस पर बुनियादी सवाल जो खड़ा हो गया, पहले उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है कि जी ये 4-3 का था भी या नहीं? देखिए, ये भी कंट्रोवर्शियल है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़ा क्लियर है ना। वो कहता है बिल्कुल सही कि बात, दुनिया 90 दिन के बाद खत्म हो जाता है। माने वो कहता नहीं है कि देयर इज अ वर्ल्ड आफ्टर 90 डेज। वो कुछ नहीं कहता है। लोग कहते हैं अच्छा अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हुआ तो फिर क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट, कुछ नहीं कहता है। उसका क्यों नहीं कहता है? वो कहता है कि हो ही नहीं सकता unless there is an emergency declared and current कि इलेक्शंस ना हो। और इसलिए उन्होंने कहा है, और इस वक्त कुछ नहीं है, बहाने हैं सब, इसलिए उसने कहा मेरा तनख्वाह ले लो अगर तुम्हारे पैसे कम हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, द वर्ल्ड स्टॉप्स आफ्टर 90 डेज, यू गॉट टू हैव एन इलेक्शन विद इन और लगभग 90 डेज। ये कहता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया उन्होंने तो सोचा ही नहीं ना कि कोई ऐसा कौम, एक स्पीशीज आएगा, उनमें से एक स्पीशीज ऑफ मैन आएगा, एक खास जात के, जो इसको भी नहीं समझते हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर अनलेस वन थिंग के इलेक्शंस होना ही है। अब ये तो 6 महीने के लिए चलाना चाहते हैं। इनका मकसद ये है कि 2 साल तक चलाएं। तो मैं समझता हूं कि हम ये 4 और 3 और 2 लुक एट द इंटेंशन, राइट, हर चीज का इंटेंशन देखें। लॉ कहता है हम इक्विटी भी देते हैं, हम ना सिर्फ जस्टिस देते हैं, विद इन जस्टिस वी मस्ट गिव इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये कि आपको अगर मैंने 10 रुपया दिया, रिसीट नहीं लिया, और आपने मुझे पूछा और मैंने कहा नहीं दिया मैंने, इसका मतलब नहीं है कि मेरा केस खत्म हो गया, आप जीत गए। नो, इसका मतलब है हर चीज पता करके सोचो, हर चीज पता करके सोचो कौन सच बोल रहा है, एंड कम टू अ डिसीजन। हक दो उसको, जस्टिस दो उसको। हिलाली साहब, फिर तो यहाँ ये सवाल भी बनता है ना कि जी असेंबलियां तहलील करने की भी इंटेंशन जो थी वो ठीक नहीं थी। हुकूमत तो यही कह रही है, कुछ जजेस ने भी ये कहा कि हमें तो ये भी देखना चाहिए कि असेंबलियां तहलील करने की क्या इंटेंशन थी। अगर हम इंटेंशन की बात करें तो फिर वहां पे भी जाना चाहिए। नो, नॉट एट ऑल। मैं आपको बताता हूँ इंटेंशन क्या है। इंटेंशन ये है
यामीन आप सुन सकती हैं कि जी, नहीं? जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ, लाल साहब, continue कीजिए। इंटेंशन ये, हाँ, इंटेंशन ये है कि हमें बड़ी अक्सरियत चाहिए, हमें एक 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो भी हमें वापस जा सकते हैं हम इलेक्ट्रेट को जब भी, वो हमारे फाउंट ऑफ पावर, सॉवरेन पीपल। मुझे मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आई एज द चीफ मिनिस्टर आई कैन डिसॉल्व। ये किधर लिखा हुआ है कि मैं डिसॉल्व करना चाहिए मुझे 5 साल के बाद? लिखा हुआ है? हाँ, बिल्कुल, ये इख्तियार है, ये तो नॉट। वो Constitution कहते में हैं दिया हुआ जब तुम इख्तियार। चाहते हो डिसॉल्व। और दिस गुड इंटेंशन कि आप इतनी अक्सरियत लें कि आप एक पर्पसफुल गवर्नमेंट हो, आपकी गवर्नमेंट ठीक से चले, ये नहीं लंगड़ी लूली कोएलिशन जो 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 इमरान के पास था और जो बेनजीर के साथ होता था। No nonsense. Why not? You can always go for to get a better, bigger majority. और वो सही। कोई झूठ नहीं है, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है। हाँ, ये अहम पॉइंट है। ठीक है, अच्छा ओरिया साहब, अब फुल कोर्ट का बार बार मुतालबा किया जाता है, बार काउंसिल भी कर रही है, हुकूमत भी कर रही है, तो फुल कोर्ट नहीं बना रहे चीफ जस्टिस साहब। आपको लगता है कि शफाफियत इंश्योर करने के लिए एक दफ़ा उनको फुल कोर्ट बना देना चाहिए इस मामले पर? देखिए, 2 चीज़ें, एक तो यह है कि आप पूरे के पूरे क्रेडिबिलिटी पे आप उंगली उठा रहे हैं कि ये जो 5 बैठे ये बड़े गलत हैं, ठीक है? ठीक है। फिर आप कहेंगे 10 के 10 गलत हैं। क्या एश्योरेंस है कि 10 के लोग जो हैं वो आपको फैसला करेंगे तो मरीम नवाज मान जाएगी या इमरान खान मान जाएगा? हर एक जज जो है वो एक इंडिपेंडेंट जज है और वो ऑनरेबल जज है। फिर आप कहेंगे हम फुल कोर्ट नहीं मानते, चारों चीफ जस्टिस को साथ में ला ले, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ले आए। मतलब दिस इज रिडिकुलस। हर जगह आप फुल कोर्ट बनाएंगे? मतलब आप खुद सोचे, आप लॉ ने एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि एक जज करता है सिंगल बेंच, फिर फुल बेंच करता है, फुल बेंच 2 होते हैं या 3 होते हैं, उसके बाद फुल कोर्ट कभी कभी आप बनाते हैं जब आप अगर वो मामला ऐसा है ना, मामला थोड़ा सेंसिटिव है ना, इस पे बन सकता था। मामला ऐसा है, कौमी मफाद का मामला सेंसिटिव क्यों हुआ, अदालत में क्यों आया? क्योंकि आपने इस आइन को नहीं माना ना। ये आइन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन करो, आपने नहीं माना। ठीक है, ये आइन कहता है जो इलेक्शन कमीशन है उसको फॉलो करना चाहिए इन सारी चीज़ों को। मामला असल ये नहीं है। मामला असल में सबसे अहम तरीन बात यह है कि पाकिस्तान को एक ऐसे जिसे कहते हैं टर्मोइल के अंदर लाना जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कल को इस आइन के कम से कम सूबाई खुद मुख्तारी की सारी दफात में वो फेंक दी जाए, फाड़ के। यानी आइंदा से वजीर आला का कोई इख्तियार नहीं है कि वो असेंबली तोड़े कि ना तोड़े। क्या उसमें लिखा है कि उसकी इंटेंशन क्या होगी, मकसद क्या उसमें लिखा है कि जस्टिफिकेशन क्या होगी? एक आदमी समझता, पूरी दुनिया में होता है, एक आदमी समझता है कि मैंने अपने अवाम के पास दोबारा जाना है मैंडेट लेने के लिए। अपना बर्तन खुद तोड़ रहा है ना भाई, कि मैं नया खरीदना चाहता हूं। आप कौन होते हो उससे पूछना, लेकिन टेंशन क्या है? डिगॉल ने किया, उन्होंने कहा मैं जाता हूं आवाम के पास, मैं समझता हूं आवाम की राय लेनी चाहिए मुझे, मैं अब खो चुका हूं मैंडेट। वो भी समझता है कि मैं मैंडेट खो चुका हूं, चला गया, खत्म। या तो आइन ने लिखा इंटेंशन तब तो, और इंटेंशन कहां से नापी जाती है, मोटिव कहां से असेस किया जाता है? और दूसरी बात यह है कि अब ये सूरत हाल यह है कि इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसे क्राइसिस में आ गया है। मैं एक बात बताऊं आपको, और ये बात बहुत अहम है। पाकिस्तान में जो लोग कहते थे ना कि इमरान खान जो है उसको पॉलिटिक्स नहीं आती, इसके ये 2 स्टेप्स जो है ना, नंबर 1 वो जो नेशनल असेंबली से निकला, और नंबर 2 तो इसने उसकी पार्टी बना के खड़ी कर दी। ये स्टेप्स होते हैं कि जब आप बताते हैं कि आप क्या हैं, वरना एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी होगी थी पूरी की पूरी असेंबली। जिस असेंबली में आप अपनी एफआईआर दर्ज ना करा सके, हैड ऑल द रीजंस को असेंबली को तोड़ दिया जाए। यानी पार्टी लीडर अपनी एफआईआर जिस वजीर आला से ना दर्ज करा सके, क्या समझते हैं कि असेंबली को रहना चाहिए? उसको फौरन तोड़ देना चाहिए, बल्कि एक दिन के लिए तोड़ देना चाहिए। जिस असेंबली के वजीर आला जो है वो जीआईटी ना बना सके, जो जीआईटी बनाए उसके एसपी चारों भाग जाएं, क्या समझते हैं कि उसको रहना चाहिए उस असेंबली को? असेंबली को फौरन तोड़ देना चाहिए। ऑल जस्टिफिकेशन मौजूद थी, इंटेंशन भी अगर देखी जाए तो। दूसरी बात यह है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है, एक बात बताऊं आपको, आपने भुट्टो केस उठाए जी, 4 और 3 की जो आई थी, 4 ने फांसी दी थी, 3 ने नहीं दी थी। आपने 4-3 का तमाशा बनाना शुरू किया। जब भुट्टो साहब गए ना रिव्यू में, तो 7 ने कहा फांसी है, यूनानिमस हो गया। आप छेड़ रहे हैं इस वक्त, मैं आपको बताता हूं, आप खेल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ।
और मुझे लगता यही है कि एक बहुत बड़ा एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई है कि खेल। अब देखें ना, आप वो बात बड़ी ठीक है कि मसला सारा यह है कि नवाज शरीफ को आपने अहल करार देना है, इसीलिए ये आपने राइट ऑफ अपील रखी है उसके अंदर। मैं कहता हूँ, मैं तो उस दिन ट्वीट किया था कि उसकी सजा को ख़त्म कर देना चाहिए, उसको भी, अपना क्या नाम है, आरिफ अलवी को भी ख़त्म जाए। अच्छा। हाँ, आने दो नवाज शरीफ। क्या नवाज शरीफ 10 दफ़ा पैदा होकर आ जाए तो इमरान खान से नहीं जीत सकता, जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी का आलम है। लेवल प्लेइंग फील्ड दे देनी चाहिए। ओ भाई, नवाज शरीफ आया था ना, लाहौर आया था ना, उसके भाई को एयरपोर्ट का रास्ता नजर नहीं आया था, जोड़ा पुल पे घूमते रहे थे सारे के सारे। ये तो इनकी औकात है, हम नहीं जानते इनको। हाँ ठीक है। हिलाली साहब, आप अग्री करते हैं उरिया साहब की बात से कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड अब दे देनी चाहिए, नवाज शरीफ साहब को भी मैदान में आए और देख लें किसमें कितना है दम? मैं समझता हूँ कि इन्होंने फैसला कर दिया है कि अगर हम पाकिस्तान के हुक्मरान ना रह सकें तो पाकिस्तान नहीं रहेगा। कोई बात, उनको ये फैसला किया है, अगर हम रूल नहीं कर सके देन नो पाकिस्तान। ये ऑब्वियस है। आई मीन औरिया साहब ने कहा है कि इलेक्शन, अगर आप इलेक्शन होल्ड करें तो रिजल्ट इज ऑब्वियस। और आपको पता नहीं है कि बाहर के मुल्कों में क्या हो रहा है। और अब आप आ रहे हैं शायद अगले सब्जेक्ट को, पता नहीं टाइम हरा है कि नहीं अगले सब्जेक्ट का, मगर अगर डोसिये पे आप बात करना चाहते हैं। ठीक है हिलाली साहब, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, या वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर हुकूमती नुमाइंदों के खिलाफ एक डोजियर तैयार किया है और ये डोजियर भिजवाया जाएगा आलमी इदारों को, ताकि बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और अमरीका से करारदादें आएँ और ये जो नुमाइंदगान हैं जिनकी जानिब से इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं उन पर कुछ पाबंदियाँ लगाई जाएँ। और ये साहब, क्या इफ़ेक्टिवनेस हो सकती है इस डोजियर की? देखिए, इसकी बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस हो सकती है। एक बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो एम्बेसीज बैठे हुए हैं या एम्बेसडर्स बैठे हुए हैं को पता नहीं है यहाँ क्या हो रहा है, वो अखबार नहीं पढ़ते, पाकिस्तान की एम्बेसी में चले जाएं, हालांकि पाकिस्तान में बड़े कोई ज़्यादा इंटरेस्ट इतना नहीं होता, उसके बावजूद भी तमाम एम्बेसीज़ की एक बाकायदा अखबारें जो होती हैं, मीडिया रिपोर्ट्स होती हैं, उसकी बाकायदा एक समरी बनती है और समरी फिर फॉरेन ऑफिस में आती है। वो फॉरेन ऑफिस से फिर आगे जाके अगर प्राइम मिनिस्टर को जानी हो तो जाती है, सब जगह जाती है, सारी बात है। वहाँ कमर्शियल अपना प्रेस अटैची भी होता है, फिर उसके बाद दूसरे भी कवर पोस्टिंग के लोग भी होते हैं। असल मसला ये है कि एक तो ये है कि ये जो 10 अप्रैल से लेके 21 मार्च तक ऐसा ब्लेटेंट किस्म की वायलेशन हुई हैं कि जिसका आपने कभी सोचने का, हमने तो कभी पहले सोचा नहीं था। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि आप देखें, शहबाज गिल से लेके और आदम स्वाति तक और उसके बाद और तीसरे जर्नलिस्ट तक, जिस तरह उन्होंने बाकायदा नंगा करके मारा है, उन पर तशद्दुद किया है। फिर उसके साथ साथ अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है और उसके साथ साथ जो मिसिंग पर्सन, जो एक रूटीन, एक तो होता था कि आपने किसी बंदे को स्वात से उठाया है और आप समझते हैं कि वो उसके अंदर शामिल है, जैसे दहशतगर्दी के अंदर, या आपने किसी BLA के रुकन को उठाया है तो समझते हैं दहशतगर्दी, अगरचे कि वो भी गलत है। आप उसको मिसिंग पर्सन नहीं कर सकते, आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश करें तफ्तीश करने के बाद, जिस कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पेश करें। लेकिन आप तो हालत ये है कि आप इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपने हर बंदे को उठा रहे। आज अदालत ने क्या कहा? उसने कहा कि आपने दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए हैं इस वक्त 4000 लोगों के ऊपर, यानी इस्लामाबाद में 4000 दहशतगर्द घूम रहे हैं। तो ये क्या है इस्लामाबाद भाई? जिस मुल्क के अंदर 4000 दहशतगर्द जिसके मुल्क के अंदर हो जाए, कैपिटल के अंदर हो जाए, वो क्या कैपिटल है? जिसको चाहे आपने दहशतगर्दी की उसको फ्लाउट कर दिया। यानी आप अंदाजा करें कि एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इमरान खान वगैरह ने और ट्रैफिक रुकी है, आपने पहले तो ट्रैफिक वायलेशन का मुकदमा बनाया, साथ दहशतगर्दी का भी बना दिया कि इससे दहशतगर्दी का खतरा हो गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके ऊपर बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि असल मसला पता है क्या है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो है शहबाज शरीफ की,
लेकिन ये नीचे जो दोनों गवर्नमेंट्स हैं ना, जहाँ ये सब वायलेशन हो रही हैं, वो तो केयर टेकर है, वो तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी नहीं है। जिससे सबको पता होता है ऑर्डर्स आ कहाँ से रहे हैं। हिलाली साहब, मेरा तो सवाल ये है कि हमें हमेशा आलमी इदारों की तरफ क्यों देखना पड़ता है? जब अपोजिशन हुकूमत में होती है तो वो क्यों ऐसे कवानीन नहीं बनाती कि इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों पर यहाँ पर कवानीन भी बने, सजाएँ भी हों, मुल्क के अंदर ही ये मामला इफेक्टिवली डील हो सकें? कैसे डील हो सके जब गवर्नमेंट खुद गिल्टी है, जब गवर्नमेंट खुद ये सब कर रही है, तो ये कैसे डील हो सके भाई? कौन सा मैजिस्ट्रेट बैठ के फैसला करेगा उनके खिलाफ? सवाल ही नहीं पैदा होता है। वो खुद बेनिफिशियरी बन ये जाता तो है। आप इतने बदनाम हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये जो दोसिये है ये बड़ा ठीक तरीके से बना है। अच्छा। ये पिक्चर्स हैं इसमें, अरेस्ट, डिटेंशन, विक्टिमाइजेशन, टॉर्चर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डिग्निटी, प्रिवेसी, मर्डर, रेप, हर चीज है। अब आप क्या कहेंगे लोगों को जब वो कहते हैं कि ये जो निकला है ये आपके लोगों ने बनाया है, ये आपका एक्स गवर्नमेंट ने बनाया है, ये है सबूत, जवाब दें। आप क्या कहेंगे ईयू को अगर वो चाहते हैं आपके जीएसपी प्रेफरेंसेस ख़त्म करने के लिए कि नहीं दे आर इन वायलेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन कोड ऑफ एथिक्स? फैटफ कहेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, आप तो मार रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं लोगों को, और ये तो नहीं हो सकता। अभी हम फिर आपको ग्रे लिस्ट में डाल रहे हैं। इस वक्त आप कह सकते हैं कि अमेरिका लगता है आपके साथ है, मगर एक दिन यही बहाने अमेरिका इस्तेमाल करेगा आपके खिलाफ, एंड दे आर ऑल प्रिंटेड। ठीक है। फॉर गॉड सेक, और ये क्या आई मीन हम लोग जी ठीक है। और ये सब अब इंसानी हुकूक की जिन पामालियों का जिक्र पीटीआई कर रही है, जैसे गैर कानूनी हिरासत है, नज़रबंदियाँ, कस्टोडियल टॉर्चर और विक्टिमाइजेशन, अब मसला ये कि ये इल्ज़ामात पीटीआई के अपने दौरे हुकूमत पर भी अपोजिशन में जो उस वक्त थी वो उन पर ये इल्ज़ामात लगाती रही। तो अगर तहकीकात शुरू हुई तो आपको नहीं लगता कि ऐसा ना हो कि कहीं तमाम ही हुकूमतें इन खिलाफ वर्जियों में मुलविस निकला? देखिए, ये टाइम पे होता है। उस वक्त उन्होंने डोजियर क्यों नहीं बनाया? बनाते और पेश करते। उससे पहले ये कोई दलील नहीं होती कि जनाब तुम्हारे वो जो बात वही वो जो कि पानी तू गंदा कर रहा है, उसने कहा पिछले साल तुमने किया, पिछले साल तो मैं नहीं था, उसने कहा तुम्हारा अब्बा होगा इसलिए मैं तुम्हें मारता हूँ। ये बात नहीं है कि आपने डोजियर बनाया है, आप ही जवाबदेह होंगे। इस वक्त जो गवर्नमेंट है, जब आप थे आपने क्यों नहीं बनाया, आपने क्यों नहीं पेश किया लोगों के सामने? इसलिए लोग कहेंगे कि इसका मतलब कि आपकी वायलेशन नहीं थी इस तरह की, आप ऐसे बातें बनाते हैं। ये जो होता है वो जब आता है ना कि वक्त के ऊपर जो थप्पड़ ना मारा जाए वो वापस अपने मुंह पे मार देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, कल हाजिर होंगे मज़ीद अहम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।